चलिए, so in the last class we have covered the two sub schemes under 7 new agriculture schemes, जिसमें हमने दो पोर्शन पढ़े. फर्स्ट इज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एंड सेकंड इज मैनेजमेंट एंड एजुकेशन को इंक्रीज करना. ठीक है, एक होलिस्टिक मैनर में, एक इंटीग्रेटेड मैनर में एजुकेशन और मैनेजमेंट को इंक्रीज करना. नाउ थर्ड स्कीम लिखेंगे. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? ओके, ऑल राइट. सो थर्ड स्कीम, क्रॉप साइंसेस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. हाँ जी, नहीं वो प्रॉपर टॉपिक आपका सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल इश्यूज का टॉपिक है, वो एजुकेशन में पढ़ते हैं. ठीक है, बस मैं बता रहा था कि किस तरीके से हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं काफ़ी कुछ पिछले सालों से. फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी के लिए हमने लेक्चर में भी पढ़ा था दैट देयर आर 3 A's विच आर नेसेसरी कि हम किसी भी रिसोर्स को सिक्योर मानेंगे. ठीक है, व्हाट आर दीज 3 A's? अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी. ठीक है, जिसके लिए जब बात आती है अवेलेबिलिटी की, यहाँ पे ओवरऑल सारा हम जो प्रोसेस समझते हैं वो इन टर्म्स ऑफ सप्लाई समझते हैं कि इफ़ द सप्लाई इज़ एडिक्वेट टू मीट द होल फूड डिमांड इन द नेशन. वो कंसर्न है अवेलेबिलिटी का. जहाँ पे हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की. एक्सेसिबिलिटी का मीनिंग है कि इफ़ द कंज्यूमर इज़ रिजाइडिंग इन पंजाब, तो क्या उसकी डिमांड को पंजाब में ही फुलफ़िल किया जा रहा है. मतलब यहाँ पर बात आएगा कंज्यूमर के कन्वीनियंस का, कि कितनी इजीली कंज्यूमर प्रोडक्ट को मार्केट में जाके परचेज कर पाता है. ठीक है, एंड फॉर अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर बात आएगा प्राइस मैकेनिज्म का, कि क्या जो फूड का डिमांड है वो देश में अफोर्डेबल भी है या नहीं. ठीक है, से फॉर एग्जांपल आज से 15 से 18 साल पहले किसी ने ये बीमारी का नाम नहीं सुना था कि जी शरीर में ना सेल कम होते हैं. ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ना साइंटिस्ट लोगों की ना कॉन्स्पिरेसी थियरीज होती हैं कि ये जानबूझ के कोई ऐसी सी बीमारी पैदा कर देते हैं वायरस बना के जिनसे कोई प्रोडक्ट बिके. ठीक है, उधर से सेल कम होने शुरू हुए और इधर से जो एक कीवी नाम की बला का फ्रूट बिकना शुरू हुआ. ठीक है, आज से 15-20 साल पहले कीवी नाम वाला फ्रूट भी नहीं सुना था कि कीवी नाम का फ्रूट होता है. तो ये मैंने खुद की थ्योरीज डेवलप की हुई हैं, चलो इन पर नहीं जाएंगे. मतलब बात ये है कि अब जिसके सेल कम हो रहे हैं उसको कीवी खानी है. कीवी है जी 60 रुपये का एक पीस. ठीक है, मैं तो नहीं अफोर्ड कर पाता. ठीक है, और जितने का मैं अपने बचपन में थोड़े काले काम कर चुका हूँ, मेरा तो लीवर, लंग्स, किडनी सब कुछ फेल है. तो ऐसा भी नहीं कि मैं उसको बेच के थोड़ा पैसा कवर कर लूँ और मैं कीवी खरीद लूँ, वो भी नहीं हो पाएगा. बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, तो गवर्नमेंट कहते हैं हम कंसेशनल प्राइजेस पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, जिसके लिए हमने लेक्चर्स में पढ़ा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS. ठीक है, नाउ फूड सिक्योरिटी तो शायद हमारे देश में हमने ठीक ठाक मेंटेन कर ली. अब गवर्नमेंट कहते हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे. जब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात आई
कहते हैं इसमें दो इश्यूज जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, दैट इज चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? चाइल्ड स्टंटिंग इज अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप, किस एज ग्रुप में हम किसी बच्चे की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका हाइट नहीं डेवलप हो पा रहा। ठीक है, एंड चाइल्ड वेस्टिंग, जितना बच्चे का हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका BMI नहीं है, बॉडी मास इंडेक्स नहीं है, दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, तो स्टंटिंग ये हाइट से रिलेटेड कंसर्न है और वेस्टिंग ये वेट से रिलेटेड कंसर्न। ठीक है, तो जो आप फूड प्रोवाइड करवा रहे हो अपने देश में या जो आप फूड सिक्योर कर रहे हो अपने देश में, क्या वो आपके देश के न्यूट्रिशनल कैपेसिटी को मेंटेन कर पाता है या नहीं? ठीक है, सो दैट एक बच्चे का फिजिकल अपब्रिंगिंग अच्छा हो। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कहते हैं हम एक स्कीम लेके आए हैं जिसमें हम फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2-4 लाइंस लिख लीजिए कि इस स्कीम में किस तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इसमें लिखिए इसके 6 सब सेक्टर्स हैं इस स्कीम के, कि 6 सेक्टर्स हमने कवर करने हैं। 6 सब सेक्टर्स टू बी कवर्ड अंडर दिस होल प्रोग्राम। इस पूरे प्रोग्राम में 6 सेक्टर्स कवर करने हैं। हमारा जो स्कीम का नाम है क्रॉप साइंसेस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इस स्कीम के 6 सेक्टर्स कवर करने हैं हमने फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये 6 सेक्टर्स के नाम लिखिए। सबसे पहले एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड एजुकेशन, एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड एजुकेशन, जी ये रहा स्कीम का नाम बच्चे, क्रॉप साइंसेस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, फर्स्ट वन इज एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, नाउ से फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो इंडिया के ही क्रॉप से रिलेटेड की जा रही है। ठीक है, या इंडिया में गवर्नमेंट कितना पैसा रिसर्च पे प्रोवाइड करती है रिसर्चर्स को, या जो जूनियर फेलोज़ हैं उनको, या जो PhD स्कॉलर्स हैं उनको। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कहते हैं हम एनहांसमेंट करेंगे, बजट एलोकेशंस इंक्रीज़ करेंगे ताकि रिसर्चर्स को ज़्यादा पैसा मिले। ठीक है, इसमें पॉइंट कहाँ आता है? इसमें पॉइंट आता है कि जब भी रिसर्चर मार्केट में जाएंगे रिसर्च करने के लिए तो उनके पास सबसे पहले जो कंस्ट्रेंट आता है, जो सबसे बड़ी बाउंडेशन आती है, वो आती है डेटा इकट्ठा करने की। अब डेटा 2 तरह का रहता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा को ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। क्यों? बिकॉज प्राइमरी डेटा इज़ द डेटा विच इज़ कलेक्टेड बाय द सर्वेयर्स बाय परफॉर्मिंग सर्वेज। ठीक है, एक रिसर्चर होगा, वो अपना क्वेश्चनियर बनाएगा, क्वेश्चनियर बना के वो मार्केट में जाएगा, डिफरेंट लोकेशंस पे वहाँ लोगों को पकड़ेंगे, उनका सर्वे करेंगे, सर्वे करके जो डेटा कलेक्ट होगा तो हम उसको ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा मानेंगे कि यस एक सर्वेयर मार्केट में गया और ख़ुद डेटा इकट्ठा करके लेके आया। ठीक है, अब उसमें हमारी ये एक जिम्मेवारी बनती है कि हम एक गुड सिटीजन्स के नाते ठीक ठाक डाटा प्रोवाइड करें। ठीक है, जो कि हमें लगता है कि पता नहीं बस ये कोई सामने से हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, कोई डेटा इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, ये कल को इनकम टैक्स वालों को भेज देगा और हम पे रेड पड़ जाएगी। ठीक है, बुलशिटनेस टोटली। और दूसरा आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इज़ ऑल द प्रिंटेड डेटा जो कि पहले ही मार्केट में अवेलेबल है, या तो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में, पेपर फॉर्मेट में, या इंटरनेट के किसी वेबसाइट पर या ब्लॉग पर अवेलेबल है। ठीक है, अब इंटरनेट के कोई वेबसाइट या ब्लॉग पर कोई जो डेटा अवेलेबल है, अगर तो वो किसी रिसर्च पब्लिकेशन कंपनी ने अपलोड किया है फिर तो वो ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है,
या फिर वो किसी गवर्नमेंट पोर्टल पर है तो वो ऑथेंटिक माना जाएगा, नहीं तो ऐसे ही किसी भी कमर्शियल वेबसाइट पर कोई डेटा अवेलेबल है तो उसको ऑथेंटिक डेटा नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल 2020 में गवर्नमेंट ने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद पड़ा है, सर्विस सेक्टर बंद पड़ा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी परफॉर्म कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा बढ़िया HYV क्वालिटी के सीड्स बनाएं। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट बजट में पढ़ा था कि गवर्नमेंट 100 न्यू HYV सीड्स क्रिएट करना चाहते हैं। इस साल के बजट में हमने पढ़ा था, याद रखिएगा। ओके, सो अब HYV सीड्स प्रोड्यूस करने हैं तो HYV सीड्स इंडिया के एनवायरनमेंट, इंडिया के इकोलॉजी, इंडिया के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखते हुए बनाए जाएंगे, इंडिया की सॉइल टेक्सचर्स, सॉइल फीचर्स को देखते हुए बनाए जाएंगे। अब वहाँ पे हम तो मार्केट में नहीं जा सकते रिसर्च करने के लिए क्योंकि पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। ठीक है, कोविड चल रहा था, तो फिर हम कितना रिलाय करें सेकेंडरी रिसोर्सेज पर, सेकेंडरी डेटा पर। ठीक है, तो उस पॉइंट पर गवर्नमेंट कहते हैं कि हम ट्राई करेंगे कि हम रिसर्चर्स को प्रमोट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी डेटा कलेक्ट करके लेके आएँ और उनका एलोकेशन हम इंक्रीज़ करेंगे। और इस एलोकेशन में इंक्रीज़ दिखता भी है। 2020 में एक PhD होल्डर को पर मंथ 28,000 का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता था, अब वो इंक्रीज़ करके 35,000 कर दिया है, सो दैट वो ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा बढ़िया तरीके से रिसर्च करें। अब अगेन उसमें हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम कितनी ऑथेंटिक लेवल पर रिसर्च करके लेके आते हैं। हाँ जी, 40,000 है, वो उनके लिए है जिनका JRF क्लियर है, प्लस उन्होंने मतलब ऑल इंडिया रैंक वाली साइड वो गए। ठीक है, मैं बस JRF क्लियर हो जाए वही बहुत है। ओके, PhD में एडमिशन वाला स्यापा ना, अब गवर्नमेंट का ये देखना है कि चलो गवर्नमेंट यहाँ ये कह रहे हैं रिसर्च करना है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं ना। ठीक है, अब लास्ट ईयर हमने देखा कि जो ये एग्ज़ाम होता है UGC NET, ठीक है, उसमें कितने डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिले, पेपर लीक हो गया जी। ठीक है, कट ऑफ जा रही है 300 में से 220 230। ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, उसके स्यापे अलग हैं, वो आप सोशल इश्यूज़ में पढ़ते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन में अभी भी डिस्क्रिपेंसीज चल रही हैं। चलो देखते हैं उसका क्या चलता है। ठीक है, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग 35,000 बताया। ओके, नाउ तो फर्स्ट पिलर एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड एजुकेशन। सेकंड पिलर या सेकंड सेक्टर लिखिए, कौन सा कवर करना है हमने, मैनेजमेंट ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। सेकंड वन, मैनेजमेंट ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, जेनेटिक GENETIC। गवर्नमेंट कहते हैं कि हम प्लांट जीन बैंक्स बना चुके हैं और भी ज़्यादा प्लांट जीन बैंक्स बनेंगे। ठीक है, ताकि कोई ऐसे प्लांट जीन्स या ऐसे प्लांट स्पीशीज़ जो कि इंडिया में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं बट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट उनको इंपोर्ट करके हम प्रिजर्व कर सकें, तो उनके लिए प्लांट जीन बैंक्स बनाए जाएंगे। ठीक है, थर्ड लिखिए, जेनेटिक एनहांसमेंट ऑफ फॉडर क्रॉप्स। जेनेटिक एनहांसमेंट ऑफ फॉडर क्रॉप्स। ठीक है, व्हाट इज फॉडर क्रॉप्स? ऐसे ऐसे क्रॉप्स जिनका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो फॉडर मतलब चारा होता है। ठीक है, पशु आहार जी। अब इनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक एनहांसमेंट क्यों करना है? ताकि इस तरीके से हम क्रॉपिंग पैटर्न को इस्तेमाल करें कि जो फॉडर प्रोड्यूस हो रहा है, चारा प्रोड्यूस हो रहा है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी अच्छा हो, ताकि डेयरी प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा न्यूट्रिशनल कैपेसिटी वाले हम प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, देन लिखिए, इम्प्रूवमेंट इन पल्सेस एंड ऑयल सीड क्रॉप्स। इम्प्रूवमेंट इन pulses and oil seeds crops। ठीक है,
जिसमें हमने बजट में 2 स्कीम्स किए थे, नेशनल पल्सेस मिशन एंड नेशनल ऑयल सीड्स मिशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते पल्सेस को, कौन कौन से पल्सेस थे? 3 पल्सेस मेन, तूर, अरहर एंड मसर। तो 3 पल्सेस का हमने प्रोडक्शन बढ़ाना है। एंड ऑयल सीड्स में ओवरऑल टोटल 6 हैं, ग्राउंडनट है, सेसमे है, तो टोटल 6 ऑयल सीड्स हैं जिनको ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रोड्यूस करना है। तो इनका एनहांसमेंट करना है, ऑयल सीड्स का या पल्सेस का। पल्सेस का हमने प्रोटीन इन्फ्लेशन वाला पार्ट किया था बजट में। एंड फॉर ऑयल सीड्स हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा, ऑयल सीड्स के केस में हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, लगभग $20 मिलियन के आसपास का हमारा इंपोर्ट बिल बनता है। ठीक है, जिससे कि हमारा करंट अकाउंट बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चला जाता है। तो हम इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करें और आत्मनिर्भरता लेके आएँ ऑयल सीड्स में। तो इसको आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स प्रोग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, देन लिखेंगे 5th सेक्टर, रिसर्च ऑन एंटोमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पॉलिनेशन। रिसर्च ऑन एंटोमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पॉलिनेशन। एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, ताकि हम डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स को स्टडी करें जो कि हमारे क्रॉप्स को ख़राब कर सकते हैं, और उनके लिए हम कुछ इस तरीके के पेस्टिसाइड्स बनाएं जो कि क्रॉप को ख़राब ना करें। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी ये स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बैक्टीरिया का स्टडी किया जाएगा कि किस तरीके से हम माइक्रोबायो साइंसिस की हेल्प से प्लांट प्रोडक्शन कर सकें। एंड पॉलिनेशन इज साइंटिफिक प्रोसेस टू ट्रांसफर मेल जीन्स टू फीमेल part of plants। That is pollination। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट कहते कि हम अगेन रिसर्च में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या स्पेंडिंग्स प्रोवाइड करेंगे। एंड लास्ट 6th सेक्टर, एडवांसमेंट ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। Advancement of commercial crops like cotton, like sugarcane, copra, etc. Yes, ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते हैं हम कमर्शियल क्रॉप्स को ज़्यादा एनहांस करेंगे, एडवांस करेंगे। ठीक है, बिकॉज कमर्शियल क्रॉप्स हैज़ द कैपेसिटी कि जो हेल्प करेगा फार्मर्स की इनकम को जल्दी डबल करने में। ठीक है, so this is the 3rd scheme, that is crop sciences for food and nutritional security। ठीक है, now 4th scheme, sustainable livestock health, sustainable livestock health and production। सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें लिखिए टू एनहांस द न्यूट्रिशनल कैपेसिटी इन डेयरी प्रोडक्ट्स, टू एनहांस द न्यूट्रिशनल कैपेसिटी इन डेयरी प्रोडक्ट्स, to enhance the nutritional capacity in dairy products, government will launch animal gene
banks for the development of for the development of advanced advanced milch animal genes, for the development of advanced milch animal genes। ठीक है, मिल्च एनिमल्स आर द एनिमल्स जिनसे हम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते हैं सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम एक लॉन्च करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। ठीक है, बट इसमें पॉइंट कहाँ आता है कि जो प्राइस मैकेनिज्म है वो गवर्नमेंट का इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, 2023-2022 में हमें एक ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिले कि जो डेयरी फार्मर्स हैं उन्होंने कितने ही क्विंटल्स एंड क्विंटल्स ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क को सड़क पे बिखेर दिया। ठीक है, वो जो प्रोग्राम है इसको हम वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जो 60s में लॉन्च किया गया था जहाँ पे अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी बना था। और वाइट रेवोल्यूशन 2.0 अभी गवर्नमेंट 2024 में इसी सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ में गवर्नमेंट लॉन्च करना चाहते हैं। ठीक है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है ओवरऑल कि किस तरीके से वाइट रेवोल्यूशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा। एक ड्राफ्ट पेश हुआ है इसका। ठीक है, वो हम कल या फिर मंडे को करेंगे कि वाइट रेवोल्यूशन 2.0 किस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। तो एक और इसका नाम है ऑपरेशन फ्लड के नाम से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड इज आल्सो रिलेटेड विद मिल्क प्रोडक्शन। तो इसमें गवर्नमेंट कहते हैं कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या एक और नाम यूज़ करते हैं एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हम एफपीओ बनाते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ ब्लॉक्स में या कुछ विलेजेस में एक्सट्रैक्ट करता है डेयरी फार्मर्स से मिल्क और उनको आगे कंपनी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो डेयरी फार्मर्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि सर हमारे पास जो हमें प्राइस मिलता है वो 50% प्राइस भी नहीं मिलता जो एक्चुअली कंज्यूमर पे करता है। ठीक है, इफ़ अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डेयरी फार्मर से मिल्क एक्सट्रैक्शन का काम कर रही है, मार्कफेड है। ठीक है, मार्कफेड वाले आगे वो वेरका कंपनी को मिल्क प्रोवाइड करते हैं, वेरका कंपनी वाले उसको प्रोसेस करके पैकेज करके बेच रहे हैं। ठीक है, वो अलग अलग फैट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, अलग अलग फैट कंटेंट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपना। ठीक है, अगर हम बात करें उनका प्रोडक्ट जो रेंज में चलता है वो 55 रुपीज़ से लेके 65 रुपीज़ पर लीटर के बीच में चलता है। मतलब अगर किलोग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो वो 60 से 72 रुपीज़ किलोग्राम तक जाएगा। इसका मतलब 60 से 72 रुपीज़ किलोग्राम पर जो कंज्यूमर पे कर रहा है उसमें से 36 से 40 रुपीज़ भी नहीं मिल पाते हैं फार्मर, डेयरी फार्मर को। ठीक है, तो इसके लिए अब गवर्नमेंट कहते हैं कि हम अपना प्राइस मैकेनिज्म भी ठीक करेंगे अंडर दिस सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक मिशन। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर फोर्थ प्रोग्राम। फिफ्थ प्रोग्राम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। जी, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इसके अंडर लिखिए गवर्नमेंट implemented a clean plant program. Government implemented a clean plant program.
ठीक है, गवर्नमेंट कहते जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स डेवलप करना चाहते हैं उनसे हम अब क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जिसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स प्रोड्यूस किए हैं उनको कैसे हम केमिकल फर्टिलाइज़र फ्री फॉर्मेट में प्रोडक्शन करेंगे प्लांट्स का। कौन से प्लांट्स का? हॉर्टिकल्चर प्लांट्स का। ठीक है, इस स्कीम में गवर्नमेंट करना क्या चाहते हैं बेसिकली, उसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले 2-4 पॉइंट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लिख लीजिए, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे? 3 पार्ट्स में गवर्नमेंट कहते हम क्लीन प्लांट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें सबसे पहले 9 क्लीन प्लांट सेंटर्स टू बी डेवलप्ड। 9 क्लीन प्लांट सेंटर्स टू बी डेवलप्ड, जहाँ पे गवर्नमेंट कहते हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स एंड प्लांट्स का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेज सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क। सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क अंडर सीड्स एक्ट 1966। सीड्स एक्ट 1966। ठीक है, गवर्नमेंट कहते कि जब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स डेवलप कर लिए जाएंगे इन 9 क्लीन प्लांट सेंटर्स में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुमने जी 9 क्लीन प्लांट सेंटर्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बना दिए तो वो टेस्टिंग के लिए या प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, उनका सीड्स एक्ट 1966 के अंडर सर्टिफिकेशन करवाना ज़रूरी होगा। ठीक है, इसमें ना अब एक थोड़ा सा झोल है। थोड़ा सा झोल क्या है? ICAR के जो पुराने रिसर्चर्स हैं, पुराने जो उनके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, जब लास्ट टू लास्ट ईयर 2023-24 में सबसे पहले ये बात आई थी कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स डेवलप करेंगे और क्लाइमेट रिजिलिएंट HYV सीड्स डेवलप करेंगे, तब उनका टारगेट था 150 सीड्स को डेवलप करने का। इस बार के बजट में और एडिशनल 100 सीड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो जो 150 सीड्स डेवलप किए गए थे वो 2024-25 में डेवलप कर लिए गए थे। ठीक है, बट जो पुराने रिसर्चर्स हैं ICAR के या पुराने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा था कि इनमें से 30 to 35% सीड्स भी वर्किंग नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ जी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, बट वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कितने ऑथेंटिक तरीके से वर्क कर रहा है उसमें अभी थोड़े लूप होल्स हैं। ठीक है, तो या तो गवर्नमेंट को इस एक्ट को अमेंड करना चाहिए, या गवर्नमेंट को जो अपना सर्टिफिकेट प्रोग्राम है उसमें जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट पावर्स प्रोवाइड करनी चाहिए कि भाई अगर कोई फार्मर या कोई लेबोरेटरी ऐसे अनसर्टिफाइड सीड्स का या अनवर्केबल सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए पकड़े गए तो तुमको स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे। ठीक है, ये हम वे फॉरवर्ड में प्रोवाइड कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखना पड़ जाए तो। ठीक, देन थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल नर्सरीज। डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल नर्सरीज। डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल नर्सरीज अंडर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। डेवलपमेंट ऑफ large scale nurseries, large scale nurseries under aspirational block program। ठीक है, अब इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जो नर्सरीज डेवलप किए जाएंगे इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? रेज योर हैंड, कौन बताएगा? जो भी हम ये लार्ज स्केल नर्सरीज डेवलप करने की बात कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ जी, चलो एक बात तो सर ने ये बताई हुई है कि गवर्नमेंट सीधा सीधा पैसा प्रोवाइड नहीं करते,
कोई ना कोई फंड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा फंड पढ़ा था, कल भी करवाया था, थोड़ा इसका हिंट दिया था मैंने, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जी। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से पैसा मिलेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज लार्ज स्केल नर्सरीज। ठीक है, अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है? गवर्नमेंट कहते कि हमने 1,00,000 करोड़ रुपए का एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया है। ठीक है, 1,00,000 करोड़ रुपीस, जिसमें हम एमएसएमई का पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का पार्टनरशिप करेंगे, जिसमें हर एमएसएमई को अप टू 2 करोड़ रुपीस का लोन मिलेगा। वो भी किस तरीके से? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंडर, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंडर। ठीक है, व्हाट इज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है कि ऐसा स्कीम जिसमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जितना लोन मिल रहा है उससे 3% कम ब्याज पे लोन मिलेगा। ठीक है, 3% लेसर इंटरेस्ट देन नॉर्मल बैंक लोन्स। ठीक है, तो एमएसएमई की पार्टनरशिप करवाई जाएगी। एमएसएमई वालों को बोला जाएगा कि आप ये नर्सरीज डेवलप करने में हमारी मदद करो। नर्सरीज डेवलप करने के लिए एमएसएमई वाले कहते भाई हमें चाहिए होगा पैसा। सरकार कहते कोई बात नहीं, आपके लिए एक फंड क्रिएट कर दिया है 1,00,000 करोड़ का। ठीक है, उसमें से पर एमएसएमई अप टू 2 करोड़ का आप लोन ले सकते हो। ठीक है, तो फिर एमएसएमई वाले कहते हैं सर हमें ब्याज भी लगेगा, ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। कहते कोई बात नहीं, तुमको ब्याज में भी डिस्काउंट दे देते हैं, 3% ब्याज में भी डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, फिर बात आ जाएगी कोलेटरल की। कहते तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी, ये एआईएफ से जो लोन मिलेगा वो आपको प्री गारंटीड लोन मिलेगा। इसमें आपको गारंटी कवर भी गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलेगा। ठीक है, बस लोन प्रोवाइड कैसे होगा? ये पैसा गवर्नमेंट ट्रांसफर करेंगे बैंक्स को, बैंक्स आगे लोन प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें सारे बैंक्स अवेलेबल हैं, चाहे कमर्शियल बैंक्स, चाहे रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, या नाबार्ड के थ्रू गवर्नमेंट ये फंड्स प्रोवाइड करेंगे। जितने भी बैंक्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो सारे बैंक्स इसमें लोन प्रोवाइड कर सकते हैं अंडर दिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ठीक है सर जी। ठीक है, तो कैसे हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा 3 स्टेप्स में। ठीक है, नहीं एनपीए ना, पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, ठीक है, आप कह रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में गवर्नमेंट का टारगेट कितना होगा, ये गवर्नमेंट टारगेट बना के चलती है कि हमने कितना लोन प्रोवाइड करना है फार्मर्स को। ठीक है, ये शायद बजट वाली क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था। इस बार के गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि अराउंड 18 लाख करोड़ रुपीस का हम लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं, या इसको एक और नाम से जानते हैं हम, एग्रीकल्चर क्रेडिट के नाम से। ठीक है, अब इसमें से भी चलो अलग अलग बैंक्स हैं हमारे पास, कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ठीक है, या हमारे पास वी हैव कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कौन से बैंक्स ने सबसे ज़्यादा लोन दिए हुए होंगे फार्मर्स को? ठीक है, 3 ऑप्शन है आपके पास, क्या कमर्शियल बैंक ने सबसे ज़्यादा लोन दिए हुए हैं, या कोऑपरेटिव बैंक्स ने सबसे ज़्यादा लोन दिए हुए हैं, या आरआरबीज ने सबसे ज़्यादा लोन दिए हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को। आरआरबी वाले, ओके, कोऑपरेटिव बैंक्स वाले, कमर्शियल बैंक्स वाले, ठीक, कमर्शियल बैंक वाले। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड किए हुए हैं, मतलब एसबीआई, पीएनबी, इन्होंने, नॉट रीजनल रूरल बैंक्स, नॉट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक, अब इनमें से तीनों में से एनपीए सबसे किसके ज़्यादा है? वो आरआरबी के ज़्यादा।
कमर्शियल बैंक्स के एनपीए बहुत कम है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन करते रहते हैं या लोन वेवर स्कीम गवर्नमेंट चलाते रहते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स में एनपीए ज़्यादा है, मतलब जो फार्मर रीजनल रूरल बैंक से लोन ले रहा है वहाँ एनपीए ज़्यादा हो रहे हैं। जो फार्मर कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे हैं, प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू लोन ले रहे हैं, वहाँ पे एनपीए कम है, ठीक है। आरआरबी में अगर किसी फार्मर ने लोन लिया, ठीक है, तो वहाँ पे एनपीए देखने को मिल रहे हैं। अब वहाँ पे जो एनपीए देखने को मिल रहे हैं, या तो आरआरबीज को रिकैपिटलाइज नहीं कर रही सरकार, ठीक है, या जो लोन वेवर स्कीम चलाई जा रही है वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के लिए चलाई जा रही है। उस एरिया में गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। बट हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ गवर्नमेंट एक पॉजिटिव पॉइंट लेके आना चाहते हैं उससे एनपीएस बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि वो ये हो जाएगा कि ये भाई पहले ही गवर्नमेंट की स्कीम्स में ना किंतु परंतु निकाल रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लायक नहीं है। ना ही हम ऐसा वे फॉरवर्ड में या सजेशन में लिख सकते हैं कि एनपीएस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। जब पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर क्रेडिट का क्वेश्चन आएगा कि हाँ जी इंडिया का एग्रीकल्चर क्रेडिट का सिनेरियो बताओ, वहाँ पे आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, एनपीएस होते हैं जी, गवर्नमेंट इनको टैकल करने की क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ही ये इस तरीके से फ्रेम किया है कि हाँ जी गवर्नमेंट ने किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल मैनर में एनहांस करने के लिए क्या क्या स्कीम्स लॉन्च किए। वहाँ पे हम ये नहीं कोट कर सकते कि एनपीएस का इशू हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कहेंगे भाई पहले स्कीम लॉन्च तो कर लेने दे, बाद में देखते हैं ना एनपीएस। मतलब गवर्नमेंट जो काम करती है ना, वो गवर्नमेंट काम करती है नीड ऑफ द आवर बेसिस पे। क्या भी नीड ऑफ द आवर है एग्रीकल्चर को बूस्ट करना। अगर वहाँ किसी ने लोन नहीं भी पे किया, वो कहते जी वो तो 2 साल 5 साल बाद की बात है, वो तब देखें, ठीक, ओके। सो दिस इज फॉर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ऑल राइट, इसके बाद वी हैव कितने हो गए, 5 या 6, ओके। देन नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, सॉरी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सिंपल सा ही पॉइंट है। इम्प्लीमेंटिंग ऑल द NDCs, implementing all the NDCs, where NDC is nationally deterministic contribution, nationally deterministic contribution, ठीक है। नेशनली डिटर्मिनिस्टिक कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब 2015 में पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ तो जितने भी UNDP के मेंबर नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मेंबर नेशंस हैं, उन्होंने सस्टेनेबल गोल्स अपनाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपनाए, जो कि कहते हैं कि हमने 2015 से 2030 तक अचीव करने हैं। ये 17 गोल्स हैं डिफरेंट, जिनके अंडर 169 सब टारगेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं हमारे पास 17, वहाँ पे ये बात आती है कि आप कैसे सस्टेनेबल मैनर में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे। तो बस गवर्नमेंट सिंपली कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो NDC, अब NDC क्या है कि ओवरऑल कंट्रीज़ ने क्या 17 गोल्स अचीव करने हैं वो बता दिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम के। अब उसमें हर कंट्री अपना कितना कितना कंट्रीब्यूशन देगा उसको बोलते हैं NDC, नेशनली डिटर्मिनिस्टिक कंट्रीब्यूशन। तो हर मेंबर नेशन UNDP का डिटर्मिन होके ये कहेगा कि हाँ जी हम आने वाले 5 साल में किस तरीके से इन डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी एक करंट अफेयर चल रहा है
ये हर 5 साल के लिए प्रोवाइड करना होता है, नेक्स्ट फ्यूचर 5 ईयर्स के लिए। तो 2015 में प्रोवाइड किया होगा 2020 तक के गोल्स के लिए, 2020 में प्रोवाइड किया होगा 2025 तक के गोल के लिए, और 2025 में अब प्रोवाइड करना था 2030 तक के गोल के लिए, जिसकी डेडलाइन थी 10 फरवरी, बट इंडिया वालों ने अभी तक सबमिट नहीं किया। ठीक है, तो ये ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं, बट गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हम एनडीसीज को अचीव करेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट अपना अच्छा करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ लास्ट वन, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र। इसमें लिखिए कृषि विज्ञान केंद्र में, अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर मोहन सिंह कमेटी, अंडर द recommendation of Dr. Mohan Singh Committee, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज, कृषि विज्ञान केंद्र और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज are being developed with the help of these centers, with the help of these centers, government will provide soil health cards, soil health cards, soil health cards, comma, modern scientific agriculture machinery, modern scientific agriculture machinery, and promotion of cold chains, promotion of cold chains in scientific manner, promotion of cold chains in scientific manner. ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते हम कृषि विज्ञान केंद्र डेवलप कर रहे हैं, या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज, जिसमें गवर्नमेंट कहते सबसे पहले हम सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करेंगे।
सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के अंडर सॉइल हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं। ठीक है, जो ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है या सॉइल हेल्थ कार्ड सेंटर्स हैं, स्कीम भी है इसी नाम पर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, और सेंटर्स भी हैं इसी नाम पे सॉइल हेल्थ सेंटर्स। ये टोटली सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, ये टोटली सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। गवर्नमेंट इसमें कहते कोई भी फार्मर अगर अपने सॉइल हेल्थ कार्ड का रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो वो अपने सॉइल का सैंपल इन सॉइल हेल्थ सेंटर्स पर लेके आए, हम उसका सैंपल का टेस्टिंग करके उसका हेल्थ कार्ड रिपोर्ट जनरेट करके उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और साथ में ये सजेशन भी दिया जाएगा कि किस टाइप के फर्टिलाइज़र्स, किस टाइप के पेस्टिसाइड्स, किस टाइप के वीडिसाइड्स आप इस्तेमाल करेंगे क्रॉपिंग के दौरान। ठीक है, ज़्यादा साइंटिफिक मैनर में क्रॉपिंग पैटर्न को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट कहते हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न साइंटिफिक बेसिस पर मशीनरी डेवलप करेंगे सो दैट ज़्यादा फास्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। एंड थर्ड वन, गवर्नमेंट कहते कि हम साइंटिफिक मैनर में डेवलप करेंगे। यस, डन। कोल्ड चेन्स क्या होते हैं? अरे कोल्ड स्टोर्स, क्या चीज? कस्टम, कहाँ पढ़ाई है आपको? हम उसको समझते हैं। सबसे पहले वी हैव MOVCDNER, MOVCDNER, that is modification of value chain development in नॉर्थ ईस्ट रीजन, या इसको आप मॉडर्नाइजेशन भी लिख सकते हैं, मॉडिफिकेशन या मॉडर्नाइजेशन ऑफ वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये हाँ, ये पॉइंट तो अलग से है, बट वो कोल्ड चेन वाला पॉइंट समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये 2023-24 के बजट में आया था। ये MOVCDNER, इसमें गवर्नमेंट कहते कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इतना कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो सकें, बट वहाँ पे जो कैपेसिटी है वो कमर्शियल क्रॉप्स का कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, फ्रूट्स का, टी लीव्स का, कॉफ़ी का, ये कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमें ज़्यादा वैल्यू एडिशन के लिए कोल्ड चेन्स का डेवलपमेंट करना होगा। तो तब एक स्कीम आया था, मॉडिफिकेशन या मॉडर्नाइजेशन ऑफ वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, तो इसमें अब गवर्नमेंट कहते क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटीज़ ना क्रिएट हो जाएं, ठीक है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं ना जनरेट हो जाएं, तो इसी मॉडल पर हम सारे इंडिया में ज़्यादा साइंटिफिक मैनर में कोल्ड चेन्स को डेवलप करेंगे। और ज़्यादा जो अभी प्रेजेंटली ये स्कीम लॉन्च किया गया है उसमें गवर्नमेंट कहते हैं कि हम ज़्यादा ध्यान देंगे पोर्ट सिटीज़ पर। ठीक है, ताकि पोर्ट पर कोल्ड चेन स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, देन ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी के लिए गवर्नमेंट कहते हैं कि एक फार्मर ने कुछ प्रोड्यूस किया, ठीक है। अच्छा, ये भी ना एक पॉइंट पढ़ेंगे हम, जब सर्विस सेक्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे कि इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर कैसा है। इसके लिए गवर्नमेंट के पास एक स्कीम है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आया था सितंबर 2023 के करीब। इससे पहले, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आने से पहले सरकार ने ये डेटा प्रोवाइड किया
कि लगभग ऑन एवरेज 82 डेज लगते हैं अगर हमारा कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया से गया उस शिप को जाकर वापस आने में। ठीक है, तो कितना ही एक समझ लीजिए फाइनेंशियल बर्डन या फाइनेंशियल प्रेशर सहन करना पड़ता होगा थ्रू आउट ऑल द एक्सपोर्ट प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, कि 82 डेज का टाइम पीरियड लग रहा है, और वहाँ पे अब हम ज़्यादा अपना लॉजिस्टिक पैटर्न स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जिससे कि जो ये 82 डेज़ का ओवरऑल ट्रैवलिंग टाइम है वो कम करके एटलीस्ट इसको 42 डेज़ मतलब 50% तक इसको कम करना चाहते हैं बाय 2030। ठीक है, अब इसमें पॉइंट ये आता है कि गवर्नमेंट कहते कि हमारे पास जो 82 डेज़ का ये प्रॉपर ट्रैवलिंग टाइम बन रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, उसमें से 12 से 13 दिन तो टाइम निकल जाता है विद इन इंडिया में ही, जब प्रोडक्ट फार्म से निकल के पोर्ट सिटी में पहुंचा, पोर्ट सिटी से आगे शिप में लोडिंग के लिए। ठीक है, तो वो जो टाइम है वो अगर कम नहीं कर सकते कि कैसे प्रोडक्ट फार्म से निकल के पोर्ट सिटी में पहुंच रहा है और पोर्ट सिटी से शिप में लोड किया जा रहा है, तो एट लीस्ट पोर्ट सिटी पर ज़्यादा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज हाउसेज, वेयर हाउसेज या कोल्ड चेन्स डेवलप की जाएंगी सो दैट प्रोडक्ट ख़राब ना हो जाए। ठीक है, जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं इंडिया से अराउंड पर ईयर 10 करोड़ रुपए के फ्लावर्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, उनका पेरिशेबिलिटी हमें पता ही है कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो अब उसके पेरिशेबल नेचर को देखते हुए क्या उसका एक्सपोर्ट करना छोड़ दें? हाँ ठीक है, वो अब शिपिंग के थ्रू एक्सपोर्ट नहीं होता, वो एयर फ्रेट के थ्रू एक्सपोर्ट होता है ताकि फास्ट डिलीवरी हो सके प्रोडक्ट का। तो एयरपोर्ट्स पर भी एट लीस्ट कोल्ड चेन स्टोर्स तो बने ताकि उनमें वैल्यू एडिशन बचाई जा सके, उनकी क्वालिटी ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या उसकी जो फ्रेगरेंस है वो ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो इसलिए पहले एयरपोर्ट सिटीज़ को या पोर्ट सिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, पहले ये स्कीम आया था नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, अब इसी के ग्राउंड्स पर हमारे पास साइंटिफिक मैनर में हमने कोल्ड चेन्स डेवलप करने हैं। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र के अंडर ही। क्लियर? हाँ जी, अब जो आपका पॉइंट था रिपीट कीजिएगा। कस्टम हेल्थ समझ नहीं आया, स्पेलिंग बोलो। अच्छे हायरिंग, हाँ ठीक है। अच्छा, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कस्टम हायरिंग सेंटर क्या कहते हैं कि से फॉर एग्जांपल हमारे पास अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा अवेलेबल है एग्रीकल्चर एरिया में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, बट अगर गवर्नमेंट कहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक मैनर में सीड्स को डेवलप कर रहे हैं या साइंटिफिक मैनर में मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं या साइंटिफिक मैनर में कोल्ड चेन्स डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर अनस्किल्ड वर्कर का मतलब इसका काम ही नहीं करेगा, या वहाँ पे तो सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लेबर की जॉब चाहिए होगी। ठीक है, तो हम ज़्यादा कस्टम मैनर में, यहाँ पे कस्टम से मतलब है कम्युनिटी के लिए, कि हम कम्युनिटी बेस्ड हायरिंग सेंटर्स डेवलप करेंगे जहाँ पे हम पीपीपी मोड में ट्रेनिंग या स्किल सेंटर्स लॉन्च करेंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग या नए जो लेबर है उनको स्किल सेट प्रोवाइड करेंगे, उनको अनस्किल्ड से सेमी स्किल्ड या सेमी स्किल्ड से स्किल्ड में पहुंचाएंगे और उनको फिर मार्केट में, लेबर मार्केट में भेजा जाएगा ताकि उनका हायरिंग हो जाए जल्दी। ठीक है, वो स्किल इंडिया मिशन के साथ हम कवर कर लेंगे। ये जो मेन पॉइंट है ये मैंने रखा था कि हम पढ़ेंगे जब हम स्किल सेट की बात करेंगे कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग में या ओवरऑल स्किल सेट की बात कर रहा है इंडिया। ठीक है, या कोई और क्वेश्चन भी है? नहीं, ये 7 स्कीम्स का पार्ट नहीं, उसका पार्ट नहीं है ये ओवरऑल आपके स्किलिंग का पार्ट है कि कैसे हमने स्किल प्रोवाइड करना। ठीक है, ओके, ऑलराइट, तो 7 स्कीम्स कवर हो जाते हैं। नाउ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेक्स्ट स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
हाँ जी सर। ये नया है, 7 स्कीम्स वाला पार्ट जो हमने कल शुरू किया था वो कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट न्यू करंट अफेयर बनाइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी, इसमें लिखिए लॉन्च्ड इन 2016, लॉन्च्ड इन 2016 अंडर, launched in 2016 under Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare। ठीक है, कल कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्या ध्यान देना चाहिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्या ध्यान देना चाहिए। एक चार्ट बना लेंगे आप, स्कीम का नाम लिख लीजिए, कौन से ईयर में आया ये लिख लीजिए, नोडाल एजेंसी कौन सा है ये लिख लेंगे, देन क्या टारगेट है ये लिखेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है ये लिखेंगे। टारगेट मतलब किसको बेनिफिट मिलेंगे, टारगेट बेनिफिशियरी कौन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है ये लिखेंगे, और अगर आपको याद रह सकता है तो कितना इसका एलोकेशन प्रोवाइड किया गया है। ये 4-5 चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। और 1-2 फीचर जो मेजर इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किया जाएगा, किस फीचर्स पर ये स्कीम काम करेगा। तो ये एक चार्ट बना सकते हैं आप जो आपको प्रीलिम्स में काम आए। बाकी हम जो भी लिखने वाला काम कर रहे हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, वो आपको मेंस में चलेगा, ठीक है। ओके, नाउ फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ईयर 2016 लिख लिया है हमने, नोडल एजेंसी है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। फिर कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या जो ये नया स्कीम आया इससे पहले भी कोई स्कीम्स चल रहे थे, या अगर इससे पहले कोई स्कीम चल रहे थे इसमें और वो सब सम हो गए हैं, या वो डिलीट करके ये पर्टिकुलरली नया स्कीम बना दिया गया था, ठीक है। तो इससे पहले हमारे पास 2 स्कीम्स चल रहे थे, ठीक है। फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, एंड सेकेंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये 2 स्कीम्स हमारे पास इससे पहले चल रहे थे, और जब 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया तो ये सब सम हो गए, ठीक है। सब सम हो गई ये दोनों स्कीम्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, ठीक है। नाउ देन इसमें टारगेट बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं हमारे, किस तरीके से गवर्नमेंट टारगेट कर रहे हैं कि कौन से फार्मर को हम ये स्कीम प्रोवाइड करेंगे। इसमें ईच एंड एवरी फार्मर इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स, ठीक है, कोमा टेनेंट फार्मर्स TENANT, टेनेंट फार्मर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स in notified crops in notified area, bracket close, are eligible for this scheme, ठीक है। जब 2016 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो उसमें गवर्नमेंट कहते सबसे पहले हम 2 बेनिफिशियरीज को टारगेट करेंगे, शेयर क्रॉपर्स क्या होता है, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, वो फार्मर्स जो कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं, मिलजुल के फार्मिंग कर रहे हैं, शेयरिंग में वो क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड टेनेंट फार्मर्स, वो फार्मर जिन्होंने ज़मीन ठेके पे ली हुई है और फार्मिंग करते हैं। बट
उसमें एक नेसेसरी कंडीशन क्या ऐड कर दी थी कि नोटिफाइड होनी चाहिए क्रॉप्स और नोटिफाइड ही एरिया में। ठीक है, कौन सा एरिया नोटिफाइड है, कौन सी क्रॉप्स नोटिफाइड है, वो हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है। नोटिफाइड क्रॉप्स मतलब जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बता दे कि इन्हीं क्रॉप्स पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होती है। ठीक है, वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उसमें कुछ ऐड करती रहती है, कुछ डिलीट करती रहती है, तो वो याद करना जरूरी नहीं है। तो जो टारगेट बेनिफिशियरी था वो था शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट फार्मर्स, जो कि 2016 में था। ठीक है, अब लिखिए फॉर 2000 या प्रेजेंटली लिख लीजिए। प्रेजेंटली the target beneficiaries are all farmers except large farmers. All farmers except large farmers, including sharecroppers and tenant farmers, including sharecroppers and tenant farmers, sharecroppers and tenant farmers। ठीक है, ब्रैकेट में वही नोटिफाइड क्रॉप्स अंडर नोटिफाइड एरियाज। ठीक है, तो जब 2016 में पहला स्कीम आया था तो ये शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट फार्मर्स के लिए आया था। तब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ने शोर मचाया कि भाई क्या हमारे पास 1-2 एकड़ ज़मीन है तो हम क्या गलत हैं, हमारे पास नहीं होनी चाहिए थी, हम भी ठेके पे ज़मीन ले लें तो हमें ये स्कीम मिलेगी। तो सरकार कहती कोई बात नहीं, हम अप टू मीडियम फार्मर्स तक इस स्कीम को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, देन हमने ऑब्जेक्टिव किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट? हाँ जी, नोटिफाइड क्रॉप्स मतलब गवर्नमेंट कहते जैसे ही कोई क्रॉपिंग सीजन शुरू होगा, इंडिया में हम प्राइमरली 3 क्रॉपिंग सीजन पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से? खरीफ सीजन, जायद सीजन एंड राबी सीजन। ठीक है, वेयर खरीफ सीजन का जो टाइम पीरियड रहता है वो मई से अक्टूबर, जायद सीजन का जो टाइम पीरियड रहता है जून जुलाई। ठीक है, एंड फॉर राबी सीजन नवंबर टू मार्च अप्रैल। ठीक है, तो जब भी कोई क्रॉपिंग सीजन शुरू होगा तो गवर्नमेंट कहते हैं हम एक गजेटेड नोटिफिकेशन निकाल देंगे कि अब इन फसलों पर ही और इन एरियाज़ पर ही, मतलब किसी स्टेट या पूरी स्टेट ले लिया या पूरी स्टेट में कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ ले लिए, वहाँ पर अगर आप ये क्रॉप प्रोड्यूस करोगे तभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेनिफिट आपको मिलेगा। वो है नोटिफाइड एरिया एंड नोटिफाइड क्रॉप्स। वो जानना जरूरी नहीं है हमारे लिए कि कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन सा एरिया है। ठीक है, वो हमसे पूछा नहीं जा रहा। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का? क्या चीज़? हाँ हाँ, नहीं वो तो जब उन्होंने सारी ज़मीन उन्होंने ठेके पे ली हुई है, फिर वो नहीं देखना कि क्या वो उन्होंने 1 एकड़ ठेके पे लिया है या 50 एकड़ ठेके पे लिया है। ठीक है, टेनेंट फार्मर्स मतलब टेनेंट फार्मर्स। ठीक, ओके, नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स, to provide financial support to the farmers in the event of failure of crop, in the event of failure of crops, ठीक है, अगर क्रॉप्स फेल हो जाते हैं, ठीक है, फसलें खराब हो जाती हैं, तो फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये ऑब्जेक्टिव है। नाउ एलोकेशन कैसे प्रोवाइड किया गया? गवर्नमेंट कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम था। जब 2016 में लॉन्च हुआ था ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम था। अब इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया गया है। ठीक है, 23 में। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम था जब ओरिजिनली लॉन्च हुआ था, अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास
ये इम्प्लीमेंटेशन इशू ना आए कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स तो प्रोवाइड कर रही है बट इम्प्लीमेंटेशन पावर्स प्रोवाइड नहीं कर रही, तो चलो हम इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना देते हैं। ठीक है, देन किस तरीके से फीचर्स, मतलब किस तरीके से फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट कहते कि 2% ऑफ खारिफ क्रॉप्स आपको प्रीमियम पे करना होगा, मतलब फार्मर को। 1.5% ऑफ राबी क्रॉप्स एंड 5% फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये प्रीमियम फार्मर को खुद प्रोवाइड करना होगा, बाकी का जो प्रीमियम है वो गवर्नमेंट कहते हैं हम बियर करेंगे। ठीक है, अगेन फॉर नॉन स्पेसिफाइड स्टेट्स 60-40 के रेशो में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, एंड फॉर स्पेसिफाइड स्टेट्स वहाँ पे 90-10 की रेशो में। सही, ठीक है, ठीक है, ओके। देन कुछ रीसेंट डेवलपमेंट लिख लीजिए कि गवर्नमेंट ने जो ओवरऑल क्रॉप लॉस है उसको कम करने के लिए क्या किया है। ठीक है, रीसेंट डेवलपमेंट्स और डिक्रीजिंग द क्रॉप लॉस। अच्छा, नोडल एजेंसी तो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, बट ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो ये फार्मर अपनी फसलों का बीमा कराने जाएगा। ठीक है, तो वो ये ज़रूरी है कि सरकारी कंपनी से करे या प्राइवेट कंपनी से करे, तो वो किसी भी कंपनी से करवा सकता है, बट ये अच्छा होगा कि चलो सरकारी कंपनी से हो जाए। ठीक है, अब जो इंश्योरेंस करवाया जा रहा है तो क्योंकि वो प्रोडक्ट का इंश्योरेंस है, फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है कोई प्रोडक्ट, उसका इंश्योरेंस है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, या नॉन लाइफ इंश्योरेंस को हम जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये यहाँ पर लाइफ की कोई बात नहीं चल रही, तो जो फसल बीमा है, जो क्रॉप्स का इंश्योरेंस है, वो हम जनरल इंश्योरेंस में पॉइंट करते हैं। इंडिया में सरकारी 4 कंपनियां हैं जो जनरल इंश्योरेंस का काम करती हैं, जिनको हम एक ग्रुप में पढ़ते हैं GIC के नाम से, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, ये कंपनीज कब लॉन्च हुई थी? 1972। ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज हैं? एक ओरिएंटल के नाम से कंपनी है, एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से कंपनी है, एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नाम से कंपनी है, और एक यूनाइटेड इंडिया के नाम से कंपनी है। ऐसे 4 कंपनियाँ, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये 4 सरकारी कंपनियां हैं जहां पर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर पूछ लिया जाए कि जो कंपनी जनरल इंश्योरेंस या क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है उसका कर्ता धर्ता कौन है, तो इनका कर्ता धर्ता कौन है? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि बनाया गया था 1999। ठीक है, IRDA 1999। ठीक है, और इसके पीछे कहानी बड़ी ज़बरदस्त है कि IRDA जब बनाया था एज ए रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस, ये रेकमेंड किया था RN मल्होत्रा कमेटी ने, RN मल्होत्रा कमेटी ने। ठीक है, हुआ क्या कि 1997-98 में ऐसा देखने को मिला कि पंजाब और हरियाणा के कुछ फार्मर्स वो कुछ माल प्रैक्टिसेस में चले गए थे।
क्या माल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, हर 1-2 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी में पहुंच जाते थे क्लेम लेने के लिए, हमारी फसल खराब हो गई है, क्लेम दे दो। ठीक है, अब पॉइंट क्या आया कि मतलब या तो जानबूझ के पानी का फ्लो ज़्यादा बढ़ा दिया अपने खेतों में, जब उनको पता लगने लगा ना कि हमारी फसल थोड़ी ख़राब हो रही है या फसलों को कीड़ा लग गया है, तो जानबूझ के पानी का फ्लो बढ़ा दिया अपने खेतों में। ठीक है, और ये बोल दिया कि या तो जी बारिश आई है, या ये बोल दिया कि जी पानी की बारी तो लड़ाई लुड़ी होगी सी कि जान के मेरी फसल ख़राब कर लूँ, पानी इधर ज़्यादा वाता। ठीक है, या फिर जानबूझ के पशु छोड़ दिए खेतों में कि जी पशु आगे लड़ाइयाँ हो गई थी जी पशुओं की, वो हमारी फसल ख़राब कर गए। ठीक है, ये सीन चल रहा था। तो भाई का जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनी वालों ने कहते जी सर्वे करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो सर्वे किया, टीम बैठी, वो कहते जी यही एरिया के 2-4 फार्मर्स हैं जिनकी फसल ख़राब हो रही है, ऐसी क्या दिक्कत है। तो फिर इस दिक्कत को दूर करने के लिए आर एन मल्होत्रा कमेटी बनाई। वो कहते जी कि जीआईसी कंपनीज़ को नुकसान ना हो और फार्मर्स को भी नुकसान ना हो, तो एक रेगुलेटरी बॉडी बना देते हैं जो कि कस्टमर को भी क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे इंश्योरेंस लेते टाइम। ठीक है, जिसमें एक प्रिंसिपल आता है, 2 प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ सब्जुगेशन। ठीक है, ये जानने जो ही नहीं है, बस आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है कि ऐसा नहीं कि अगर फसल ख़राब हो रही है तो फसल को ख़राब होता देखकर फार्मर ने कोई स्टेप ही नहीं लिए। फार्मर हर वो पॉसिबल स्टेप लेगा जिसमें वो अपना लॉस कम से कम कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी पता लग गया कि किसी ने पराली में आग लाई सी तो मेरी फसल ख़राब हो रही है तो कोई नहीं, खोन दो, इंश्योरेंस मिल ही जाएगा। ठीक है, तो फार्मर हर वो पॉसिबल स्टेप लेगा इंडेमनिटी के लिए, मतलब अपना लॉस कम करने के लिए। एंड सेकंड होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्जुगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्जुगेशन कहता है कि अगर सरकार ने या सरकारी कंपनी ने या कंपनी ने आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर दिया, तो उसके बाद जो भी बची हुई फसल है वो कंपनी के नाम हो जाएगी, कंपनी बेचेगी उसको, फिर फार्मर का उस पर कोई हक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 2 प्रिंसिपल्स जो कि कस्टमर को, मतलब अब यहाँ पे कस्टमर कौन है, फार्मर, तो ये फार्मर को मानने होंगे भाई दोनों प्रिंसिपल, कि वो अपने लॉस कम करने के लिए हर पॉसिबल स्टेप करेगा। ऐसा नहीं है कि जी पानी आ गया तो चलता रहने दो, आग लग गई तो चलती रहने दो, पशु आ गए तो आते रहने दो, नो। ठीक है, तो फिर IRDA इनको रेगुलेट करता है। क्लियर। तो हाँ, रिसेंट डेवलपमेंट्स लिख रहे थे बस लास्ट। रिसेंट डेवलपमेंट में अभी एक तो प्रेजेंट हमने बजट में पढ़ा था कि इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 100% कर दिया गया है। ठीक है, 100% FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 100% कर दिया गया है, मतलब ज़्यादा नई कंपनी इंडिया में, फॉरेन कंपनीज आएंगी इंश्योरेंस की, और ज़्यादा अच्छे से इंश्योरेंस कवर इंडिया में इंक्रीज होगा। ठीक है, देन अप टू 2020, एक पॉइंट लिखिए, अप टू 2020 if any farmer, हाँ जी, वेरी गुड, up to 2020 if any farmer was willing to take loan under any government scheme up to 2020, if any farmer was willing to take loan under any government scheme, then he had to take crop insurance अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो 2020 तक जब मतलब ओरिजिनली ये स्कीम लॉन्च हुआ था, तो इसका ये एक फीचर था कि अगर कोई फार्मर, अब यहाँ पे कोई भी फार्मर है, यहाँ पे सिर्फ शेयर क्रॉपर या वो नहीं है, टेनेंट फार्मर, कोई भी फार्मर अगर गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू लोन लेना चाहता है तो उसके लिए मैंडेटरी था कि भाई पहले अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस करवा के आओ, तब तुम्हें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बट 2020 में थोड़ा फाइनेंशियल ईज प्रोवाइड करने के लिए इस पॉइंट को ऑप्शनल कर दिया गया। ठीक है, तो इन 2020 दिस फीचर मेड ऑप्शनल।
इन 2020 दिस फीचर मेड ऑप्शनल कि 2020 में, क्योंकि फार्मर्स ने तो लोन लेने हैं, तो 2020 में इस ऑप्शन को ऑप्शनल बना दिया गया कि जो ही नहीं है कि अगर किसी फार्मर ने गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू लोन लेना है तो उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्रॉप इंश्योरेंस करवाना नेसेसरी है, उसको ऑप्शनल कर दिया। ठीक है, ये एक डेवलपमेंट था। देन सेकंड यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड टेक्नोलॉजी। यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यस टेक, YES, यस टेक, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी क्या है कि सरकार कहते सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के थ्रू सॉइल हेल्थ सेंटर में जाओ और फार्मर सॉइल हेल्थ की टीम को अपने फार्म में लेके जाए, उससे सर्वे करवाए ताकि वो एक यील्ड एस्टिमेट कर पाएँ कि कितनी फसल लगाई है, उससे कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, ताकि उस यील्ड एस्टिमेट के बेस पे ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्रॉप इंश्योरेंस किया जा सके। कि एट लीस्ट यील्ड वैल्यू तो पता हो क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी को कि कितना क्रॉप का इंश्योरेंस करना है, तो इसके लिए यस टेक आया। एंड लास्ट वन विंड्स, WINDS, विंड्स, WINDS, weather information and network data system, weather information and network data system। ठीक है, ये रिसेंट डेवलपमेंट है ताकि क्रॉप लॉस से बचा जा सके। ठीक है, तो जैसे आप कल पूछ रहे थे, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर नहीं है, ये दोनों टेक्नोलॉजी, ये सेपरेट टेक्नोलॉजीज हैं, बस क्रॉप लॉस से बचा जा सके। ठीक है, तो विंड्स पोर्टल या विंड्स सिस्टम क्या कहता है कि वेदर का इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक नेटवर्किंग डेटा क्रिएट करेंगे, उससे क्या होगा, क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी टाइम टू टाइम वेदर डेटा भी चेक करती रहेगी कि कोई नेचुरल कारणों से अगर क्रॉप लॉस हो रहा है तो क्या उसको मिटिगेट करने के कोई स्टेप्स लिए जा सके। क्लियर? ठीक है, चलो माना जी कि हर फार्मर जो है वो बेईमान नहीं है, वो जानबूझ के एक्स्ट्रा पानी नहीं छोड़ रहा अपने खेतों में, पशु नहीं छोड़ रहा अपने खेतों में, बट नेचुरल कारण भी हो सकते हैं कि क्रॉप लॉस हो रहा है। ठीक है, से ड्रॉट हो गया, से फ्लड हो गया, तो वेदर से रिलेटेड एक्यूरेट डेटा मिले इस क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी को, ताकि वो फार्मर को टाइम टू टाइम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कि भाई आने वाले कुछ हफ्ते में 10 दिन में वेदर ख़राब हो सकता है, तुम अपनी फसल को बचाने के लिए कोई स्टेप लो। तो इसके लिए विंड्स सिस्टम लॉन्च किया था। क्लियर? ठीक है, ये स्टेक कहता है यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी के जो सॉइल हेल्थ सेंटर्स हैं, सॉइल हेल्थ सेंटर्स की टीम जाएंगे फार्म में और वो फार्मर या फार्मर के आसपास का जो कम्युनिटी है उनका सर्वे करेंगे और वो सर्वे से एस्टिमेट निकालेंगे कि कितना यील्ड होगा, कि किसी फार्मर ने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसको कितना प्रोडक्शन मिल सकता है इन क्वांटिटी। ठीक है, से फॉर एग्जांपल पंजाब में पर एकड़ एवरेज यील्ड कितना है वीट का, ट्वेंटी क्विंटल्स। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि इतना यील्ड हो सकता है तो उसके बेसिस पर फिर हम ज़्यादा बढ़िया वैल्यूएशन करके उतनी फिर क्रॉप का इंश्योरेंस करवा सकते। दिस इज यस टेक। ठीक है, ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? कल हम करेंगे, एक तो इंडिया में स्टोरेज फैसिलिटी को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोरेज चेन डेवलप की जानी है। ठीक है, और जो मैंने आपको कल बताया था पैडी प्रोक्योरमेंट का इशू,
तो वो पंजाब का पैडी प्रोक्योरमेंट इशू डिस्कस करेंगे और एक वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, कि कैसे जो विमेन का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बढ़ रहा है, बट इन फैमिली लेबर ओनली। ठीक है, तो ये एक सोशल इशू के ग्राउंड पे हम पढ़ेंगे कि दैट यस वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा चढ़ा कर ये बात बोल रहे हैं दैट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ इंक्रीजिंग, कि वुमेन जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में आ रही है या एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं। ठीक है, बट दैट इज़ मच larger portion in agriculture sector only, and in agriculture sector में भी आगे in family labor. That means women is increasing in number in female labor force participation but getting only unpaid jobs. ठीक है, तो काका जी कनेडा चल गए, तो दीदी जी काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू।